हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को अगेन मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th के अंदर जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं, डेट शीट वगैरह आई चुकी है, तो आप लोगों ने तैयारी वगैरह करने स्टार्ट कर ही दिया होगा। नहीं किया है तो आज से भी अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, इससे भी स्टार्ट करते हो तो बहुत सारा कोर्स आप इजीली कवर अप कर सकते हो। बस चाहिए तो क्या, डिटर्मिनेशन एंड फोकस, है ना। इतना ज़्यादा कि अब आपको बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल साइड में रख देना है, क्योंकि एग्जाम की डेट शीट आने के बाद क्या होता है कि आप थोड़ा सा ना ज़्यादा अटेंटिव हो जाते हो, ज़्यादा सीरियस हो जाते हो चीज़ों को लेके, और वो होना भी चाहिए बिकॉज क्योंकि आगे आने वाली जो लाइफ है ना आपकी, क्या होगा, रेगुलर कॉलेज में लेगा, नॉन कॉलेज में लेगा, या फिर आप डिस्टेंस से करोगे, वो सब कुछ डिपेंड करेगा इन आने वाले 2 से 3 महीने जो आपके पास बचे हुए हैं। बिकॉज दिसंबर तो आधा निकल ही चुका है, जनवरी हो गया और फरवरी से तो आपके मार्क्स आपकी स्टार्ट ही है, एक तरीके से 2 महीने लगा के चलो रफली इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है। एंड फॉर द अकाउंट्स आपके पास छुट्टियां जो देखने को आपको मिली वो 4 दिन की ही छुट्टियां हैं, ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं है। तो अकाउंट्स के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो आज से ही हम तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक। और कैश फ्लो स्टेटमेंट टॉपिक जो है बेटा है ना, ये जो टॉपिक आप बता रहा हूं मैं आपको, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टॉपिक आपका 8 मार्कर का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। 8 मार्क्स की वेटेज रखता है, फ्रॉम विच 6 मार्कर का एक आपका क्वेश्चन होगा जो बिल्कुल 34 नंबर एकदम लास्ट क्वेश्चन होगा 6 मार्कर का। एंड 2 मार्कर का जो क्वेश्चन होता है बचा, ये जो निकल के आता है ये एमसीक्यूज के पार्ट में निकल के आएगा। आपको 1 मार्कर के 2 एमसीक्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ये वहां देखने को मिलेंगे। तो अभी आज हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम केवल और केवल बेसिक्स वाले पार्ट को कवर करने वाले हैं। एग्जैक्टली कि सीएफएस होता क्या है क्या सीएफएस। तो सबसे पहले बात करेंगे सीएफएस के बारे में। तो सीएफएस क्या होता है? सीएफएस है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे इस टॉपिक का फुल फॉर्म है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंगली फ्रेम किया जाता है, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा सकता है आपसे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम सारी की सारी अकाउंटिंग, इसके अंदर जो भी ट्रीटमेंट देखते हो आप, सब कुछ आप इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो व्हाट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो देखो बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जैक्टली है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट गिव्स यू ए इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लो ऑफ कैश। तो क्या करता है ये? इट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की जो भी एक्टिविटीज हैं उन सभी एक्टिविटीज से अलग अलग तरीके से अगर हम देखें, कितनी एक्टिविटीज होती हैं पहली बात तो वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। जितनी भी एक्टिविटीज हमारे पास है उनसे केवल केवल कैश का फ्लो दिखाता है कि कैश में एग्जैक्टली आपने कितना कमाया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, एक बिजनेस का टाइम फ्रेम लेते हैं। ये बिजनेस का स्टार्टिंग है, ओपनिंग डेट, और ये हुआ मेरा क्लोजिंग डेट, है ना। अभी क्लोजिंग जो ओपनिंग हुआ मेरा, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोलता है आपका, आपने कितना कमाया, आपने जो भी पैसा कमाया वो कैसे कमाया। देखो, आपने स्टार्टिंग में आपके पास लेट सपोज कि कैश का जो अवेलेबल कैश था वो आपके पास था 100 CR का, 100 करोड़ का था, और क्लोजिंग में जो कैश बचा वो कितना हो गया मेरे पास, 150 CR का हो गया। इट मींस कि यहां से लेके यहां तक जो कैश का अमाउंट है, दैट मींस 50 CR का कैश आपका प्लस हुआ। अब ये जो प्लस हुआ है ना, ये कितनी एक्टिविटीज से निकल के आया है, ये पैसा कहां कहां से निकल के आया है जो हमारा कैश में दिखाई दे रहा है ना। तो ये एग्जैक्टली है क्या, ये आपके कितनी एक्टिविटीज होती है? सबसे पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी हमारे पास होती है बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटीज का सम मिलाकर जो नेट कैश फ्लो है, ये वो है हमारा 50,000 रुपीज का। हमें यही कैलकुलेट करना है कि ऑपरेटिंग से कितना कैश फ्लो है आपका, इन्वेस्टिंग से कितना कैश फ्लो है आपका, और फाइनेंसिंग से कितना कैश फ्लो है आपका। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर सीखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें साइड में रखते हैं। एक छोटा सा काम मैं आपको और बताता हूं अभी, कि इस पूरे चैप्टर में आप जब काम करोगे तो आपका मेन फोकस किस पे रहने वाला है। अब तक के जितने चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, हम हमेशा प्रॉफिट पे फोकस रखते हैं कि हमने हमारे बिजनेस के लिए वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। बट इस पूरे चैप्टर के अंदर आपके पास पूरी तरीके से हम जब देखते हैं तो कैश जो है ना, उसी के ऊपर फोकस रहता है। तो कैश हमारा जो है यहां पर किंग की तरह काम करेगा, मतलब कैश हमारा राजा की तरह काम करेगा। सब कुछ इस कैश के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, हमारा सारा फोकस एक ही जगह रहेगा, दैट इज ओनली अ कैश। ओके, तो कैश के अंदर क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, एक चीज तो आपको समझ में आ गई भाई ये है क्या एग्जैक्टली। तो दूसरी चीज आपको याद रखनी है, वो क्या याद रखना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।
नाउ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, देखो कैश तो कैश ही है, कैश तो लिक्विड कैश है जो आपको दिखाई देता है ना, 100 का नोट हो गया हमारे पास, 200 का नोट हो गया, 500 का हो गया, 2000 का हो गया, वो सब कैश ही है मेरे पास। व्हाट अबाउट द इक्विवेलेंट्स, बेटा इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है जितना भी पैसा आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है वो भी कैश के बराबर है, बैंक का बैलेंस हो गया या बैंक ड्राफ्ट्स आपके पास हो जाते हैं, तो सारी चीजें आपके पास इसी का पार्ट है। दूसरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अगर किसी तरीके की कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी अवेलेबल है आपके पास इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल दिखाई दे रही है, तो जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो भी आपका कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट होता है दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपको क्वेश्चन में कहीं देखने को मिलता है बैलेंस शीट के अंदर, तो वो भी आपका इसी का ही पार्ट माना जाएगा। ओके, तो इन तीनों पार्ट्स को आप इसी में ही मानोगे कैश इक्विवेलेंस। अब कैश इक्विवेलेंस के बेसिकली मतलब क्या होता है, विच कैन कन्वर्ट इनटू कैश, क्योंकि ये क्या होते हैं बेसिकली, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 3 मंथ, विद इन 3 मंथ। हाईली लिक्विड इन्हें बोला जाता है कि आप जब चाहो 3 महीने का टाइम शॉर्ट पीरियड माना जाता है बिजनेस के अंदर, तो ये क्या है, लिक्विड कैश आपके पास एक तरीके से पड़ा हुआ, 3 महीने में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी वही है, आप इजीली जाके बैंक्स में जाओगे, कुछ सिक्योरिटीज को सेल कर सकते हो ना, बहुत जल्दी सेल हो जाती है आपकी सीधी। इन्वेस्टमेंट्स भी क्या है, इन्वेस्टमेंट आपके पास आज पड़ी हुई है, करंट इन्वेस्टमेंट जो आपने मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये 3 मंथ मैक्सिमम टाइम पीरियड है, हालांकि इतना होता नहीं है, 3 दिन आपके पास मैक्सिमम टाइम लगेगा। शेयर मार्केट में अगर आपने शेयर्स में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वहां पे जब आप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट के थ्रू जब आप उन्हें सेल करते हो, ठीक है, तो SEBI के पास रिक्वेस्ट जाती है और वो विद इन 3 मंथ 2 मंथ आपके पास, सॉरी 3 मंथ ही 2 मंथ ही 1 और 2 डेज के अंदर आपका वो पैसा आपके अकाउंट में दोबारा से वापस आ जाता है। ओके, तो ये क्या है, कैश इक्विवेलेंट का ही सारा पार्ट है आपका। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, बैंक बैलेंस या फिर बैंक ड्राफ्ट पड़ा हुआ है या फिर मार्केटेबल सिक्योरिटी या फिर करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये किसका पार्ट होगा बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का, बिकॉज इनका हम कहीं भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस्तेमाल नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग कैश एक्टिविटीज से कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग से बोलूं या फिर फाइनेंसिंग से बोलूं, इनका इस्तेमाल आप नहीं करोगे, ये सबसे आखिरी में जाके इस्तेमाल में ली जाती हैं। क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की हम बात करते हैं। तो कितनी तरीके की एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी, तो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज में हमारे पास 3 तरीके की एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। फर्स्ट एक्टिविटीज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि आप भाई बिजनेस से कितना कमा रहे हो, आप जो बिजनेस करो ना एग्जैक्टली उससे कितना कमा रहे हो। दूसरी एक्टिविटी होती है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उससे आपने कितना कैश जनरेट किया बिजनेस में, कितना पैसा तुम्हारे पास आया, कितना पैसा गया, तो वो सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन्हीं तीनों एक्टिविटीज का आपको कैश फ्लो बनाना सीखना है। आपको यही सीखना है कि एग्जैक्टली इनमें कैसे कैसे निकालना आता है। एंड एक चीज की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जो 6 मार्कर होगा हमारे पास, वो 6 मार्कर क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। मैं आपको 10 स्टेप दूंगा निकाल के, बस केवल और केवल 10 स्टेप्स। आप इन 10 स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद केवल कैलकुलेशन पे फोकस रखिएगा। अगर आपका कैलकुलेशन एरर नहीं होता है एंड आप इन 10 स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, तो लास्ट का 6 मार्कर क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ सारी चीजें, ठीक है। 2000% श्योर हूं मैं, और अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड में 17 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे पढ़ाते पढ़ाते। जो स्टेप्स मैंने डिजाइन किए हैं ये अपने इतने साल के करियर में, वो सारे स्टेप्स को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करोगे और कैलकुलेशन में गलती नहीं होने दोगे, तो ये 6 मार्कर आपके कोई कट नहीं कर सकता। इस चीज की श्योरिटी मैं अभी भी लेकर देखता हूँ, हर बार अपने बैच में बोलता हूँ कि आपका ये नहीं गलत होने ही नहीं दूंगा बिल्कुल मैं आपका, ठीक है। चलो इतना आप नोट कर सकते हो। फिर हम चलेंगे कुछ अगले पार्ट पे जहां पे हम बात करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे काम होता है, इन्वेस्टिंग में कैसे काम होता है और फाइनेंसिंग में कैसे काम होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बात करेंगे कि एग्जैक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या, ठीक है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब होता है कि किसी एक बिजनेस में, लाइक हम किसी कंपनी की बात करते हैं ना, लाइक मेरा जो बिजनेस है, अपने इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। मेरा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, जहाँ पे मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ प्लस ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं हमारी, वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
हमारा जो कोर एक्टिविटी है, उस कोर एक्टिविटी से जो पैसा हमने जनरेट करते हैं हम लोग, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मेरे लिए मेरी कोर एक्टिविटी क्या है? जिन स्टूडेंट्स को मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, उनसे जो अमाउंट कलेक्ट होता है, जो फीस कलेक्ट होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया गया कैश फ्लो, है ना? लेट सपोज कि भाई पूरे साल में जो टोटल फीस, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि टोटल फीस आप मेरे को जो मिलती है वो 2 लाख रुपीस का अमाउंट है मेरा। ये टर्नओवर कह सकते हैं, इसे हम सेल कह सकते हैं। नेट सेल्स जो मेरी है, मेरे लिए सर्विसेज को सेल करके कितना पैसा आता है मेरे पास? 2 लाख रुपीस। ये एक रफली अमाउंट है कि पूरे साल में इतना अमाउंट हमारे पास आता है। अब हो सकता है कि पूरे साल में इसमें से कुछ पैसा मुझे नहीं मिला, जैसे जिसको क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट सेल्स बोल सकते हैं। और बेटा एक क्या होता है? कैश सेल्स होता है एक। तो जो कैश का पार्ट है ना, ये वाला, ये हम रिकॉर्ड करेंगे यहां पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस ये वाला पार्ट। तो ये ऑपरेशंस से जो मैंने कैश जनरेट किया, अब यहां पे लेट सपोज कि भाई 20,000 रुपए मेरे को किसी स्टूडेंट के फीस के नहीं मिले, और बाकी तो मिल गए होंगे ना 180, ये मुझे रिसीव हो गया होगा। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा? ये हो गया मेरा प्रॉफिट, जिसे क्या बोलूंगा मैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को करके मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया? ये मैंने प्रॉफिट जनरेट किया जो कि कैश में भी है। तो ये क्या हो गया मेरा? कैश प्रॉफिट बोल सकता हूं मैं इसे। क्लियर? नाउ अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। बेटा व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बेसिकली मतलब क्या होता है? अब हर बिजनेस के अंदर ना पैसा ग्रो करने के लिए क्या होता है, अपने ही बिजनेस में जब हम कुछ एसेट्स को एक्वायर करते हैं, एसेट्स को परचेज कर लेते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज किसका पार्ट बन जाता है? इन्वेस्टिंग का। मतलब आप अपने बिजनेस में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हो, है ना? उसमें से पैसा बाहर निकाल रहे हो, तो वो किसका पार्ट बन जाता है? वो आ जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। अभी इसे डिटेल में भी समझाऊंगा। फिर उसके बाद आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग का सिंपल सा मतलब होता है कर्जा प्लस खर्चा। ठीक है, तो दो ही चीजें होती है, कर्जा और खर्चा। तो अगर मैंने कर्ज लिया, अपने बिजनेस के लिए कर्ज लिया, फाइनेंस करने का मतलब क्या होता है? जैसे कहते हैं ना भाई फाइनेंस करा लो, स्कूटी फाइनेंस कराने जाते हैं हम, बाइक फाइनेंस कराने जाते हैं अपना, इसको अगर आप 2 व्हीलर लेने जा रहे हो, आप कोई हाउस लोन ले रहे हो, तो वो क्या होता है? वो फाइनेंस करवा रहे हैं। फाइनेंस करवाने का मतलब क्या होता है? वो आपको पैसा दे रहे हैं कर्जे पे। तो जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई कर्जा ले रहे हो, अब कर्जा लेने के कितने फैक्टर्स होते हैं, ये आपने बीएसटी में ऑलरेडी पढ़ा होगा, हम भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि फाइनेंसिंग के एग्जैक्टली कितने कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। या तो आप इक्विटी सेल कर दो, अपने बिजनेस को आप सेल कर सकते हो, या तो आप बैंक से कर्जा ले सकते हो जिसे हम लोन बोलते हैं, या तो आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हो पब्लिक में, या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशंस के पास डिबेंचर्स इशू करके रख सकते हो, वो भी आपका एक तरीके का कर्जा हो गया, है ना? शॉर्ट टर्म कर्जा भी ले सकते हो आप, जिसमें हम क्या बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अगर आप यूज कर रहे हो तो वो भी तो कर्जा ही एक तरीके का, आपका पैसा थोड़ी है। ठीक है, तो जो भी कर्जा हम लेते हैं वो सारा पार्ट किस में आ जाता है? आपका फाइनेंसिंग में आ जाता है। ओके, तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हो, तो ये वाला पूरा पार्ट आप नोट डाउन कर सकते हो। बाकी इस पूरे चैप्टर के जो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ कराते टाइम, ये पूरे नोट्स अवेलेबल है आपके पास। ये आप चाहोगे तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ये मेरे 17 सालों की मेहनत है यार, डिज़ाइन करे हुए हैं अच्छे से, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किए हुए हैं। ये करने के बाद आपको 10 स्टेप जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ जाके भी इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। आपको सब कुछ उस नोट्स में मिल जाएगा कि कैसे क्या करना होता है, क्या चीज़ें हैं। तो हमारी पूरी आज की बेसिक क्लास इन्हीं नोट्स के ऊपर होने वाली है, केवल बेसिक्स वाला पार्ट। फिर हम आगे चलेंगे विद क्वेश्चंस। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो अभी फिलहाल। ओके, आई गेस आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, जहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग में क्या क्या डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। तो जब हम ऑपरेटिंग के बारे में बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बनाने का कितने तरीके होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आप कैश फ्लो जब कैलकुलेट करते हो तो वो कैलकुलेट करने के यू हैव 2 मेथड्स अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या है, और दूसरा मेथड हमारे पास निकल के आता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है सर? तो सबसे अच्छी बात ये है आपके लिए, तो ये जो पार्ट है आपका डायरेक्ट मेथड वाला, ये आपका नॉट इन कोर्स। ठीक है, आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट अवेलेबल नहीं है। द गुड न्यूज इज, तो इसमें सर ऐसा होता क्या है, और ये जो पार्ट है आपको यही आपको सीखना है इन सिलेबस। तो ये वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस में अवेलेबल है इनडायरेक्ट मेथड। तो पहले बात करूं मैं, अगर डायरेक्ट मेथड क्या होता है, देखो डायरेक्ट मेथड सिंपल सा होता है कि हमने क्या किया, हमने जब भी अपना पीएनएल बनाया, हम कहां से निकालते हैं अपना प्रॉफिट?
पीएनएल से निकालते हैं ना कि भाई पीएनएल में कितना प्रॉफिट कमाया। तो जब आप पीएनएल बनाते हो तो पीएनएल किस तरीके से बनता है, छोटा सा रफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ट्रेडिंग बनता है, ट्रेडिंग के अंदर से आपको क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपको देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट निकलेगा पीएनएल अकाउंट से। तो जब आप पीएनएल बनाते हो, मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूं अभी, बिकॉज वो वाला जो पार्ट था हमारे ट्रेडिंग बनाओ फिर पीएनएल बनाओ, ठीक है, हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल एक साथ ही ले लेते हैं अभी। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया एंड पीएनएल अकाउंट आपका एक साथ चल गया। तो इस तरफ क्या आते हैं बेटा, इस तरफ आते हैं हमारे पास सर सेल्स, है ना। अब सेल्स के बाद इस तरफ आते हैं कुछ खर्चे, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस की जब हम बात करते हैं तो एक्सपेंसेस, हम हर तरीके के एक्सपेंसेस को यहां पे रिकॉर्ड करते ही करते हैं। कैसे एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश एक्सपेंस हो, चाहे वो नॉन कैश वाला खर्चा हो, ठीक है, चाहे वो ऑपरेटिंग वाला खर्चा हो, चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग वाला खर्चा हो, है ना। और इस तरफ क्या रिकॉर्ड करते हैं हम, इस तरफ रिकॉर्ड करते हैं सारी इनकम। कौन सी इनकम सर, अदर इनकम, जितनी भी इनकम है हमारे पास। अदर इनकम्स में कौन कौन सी इनकम आ गई हमारी, चाहे वो रेंट से इनकम जनरेट की हो मैंने, चाहे वो इंटरेस्ट से इनकम जनरेट की हो मैंने, ठीक है, चाहे वो इनकम मेरी डिस्काउंट रिसीव की इनकम हो, चाहे डिविडेंड रिसीव की इनकम हो, है ना, तो वो सारा का सारा पार्ट, चाहे वो कमीशन रिसीव किया हो मैंने। तो सब कुछ करने के बाद एट लास्ट हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, या फिर इस तरफ मिल जाता है हमें नेट लॉस, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपको देखने को मिलता है नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और ये हमारा नॉर्मल जो ऐसे हम बनाते आए हैं 11th क्लास, आप लोगों ने सीखा होगा, ये सेम वैसा ही है। ओके, अभी व्हाट अबाउट डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई आप अपने बिजनेस से प्रॉफिट निकालना है ना आपको, आप एक काम करो, प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट निकालने का तरीका सिंपल सा होता है कि आप सेल्स जितना भी किया आपने उसमें से आप एक्सपेंस माइनस कर दो, यू विल गेट द प्रॉफिट, है ना, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सेल माइनस में कॉस्ट माइनस कर दो, या फिर इसे कॉस्ट बोल सकते हो आप, है ना, कि खर्चा क्या है कि आपने कितना कितना पैसा लगाया, कितना खर्चा किया, तो एक्सपेंस माइनस कर, यू विल गेट द प्रॉफिट, हो गया। अब जब आप सेल रिकॉर्ड कर रहे हो तो डायरेक्ट मेथड क्या मतलब क्या होता है, सिंपली केवल और केवल कैश वाली सेल रिकॉर्ड करो। खर्चों के अंदर या कॉस्ट के अंदर केवल और केवल कैश वाले खर्चों को रिकॉर्ड करो बस। और जो डाटा बचेगा वो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट किया गया कैश फ्लो, खत्म काम, सिंपल, ठीक है। इसीलिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको नहीं मिलेगा। जो आपको सीखना है एग्जैक्टली वो ये सीखना है, इनडायरेक्ट मेथड वाला पार्ट। ओके, तो कैसे करेंगे इनडायरेक्ट वाले मेथड का पार्ट हम, तो कैसे सीखना है, क्या करना है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी हम केवल बेसिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितने तरीके होते हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, कैसे आप उसे क्रिएट करते हो। ओके, तो देखो, जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्रिएट करते हो बेटा, ये वाला पार्ट इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से, तो कैश फ्लो हम बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इस पूरे कैश फ्लो को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के 3 सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन से 3 सेगमेंट है सर, बेटा पहला सेगमेंट होता है कि कितना आपने कमाया, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आपने जो भी बिजनेस से कमाया, अभी कैसे निकालोगे आप, देखो क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग। आपके पास बैलेंस शीट के अंदर डाटा हमेशा गिवन होगा जिसे बोलते हैं सरप्लस, है ना। एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं आपको, जैसे सरप्लस का वैल्यू है आपके पास बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस दिया होगा। अब सरप्लस में ओपनिंग डेट पर क्वेश्चन में लिखा हुआ 4 लाख रुपए की वैल्यू, है ना, ये ओपनिंग डेट पे है, और क्लोजिंग डेट पे लिखा हुआ है भाई 5 लाख रुपए की वैल्यू। तो सर आपने कितना कमाया, हमारी अर्निंग क्या, नेट प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपीज के बाद 4 लाख पहले से थे, तो 1 लाख रुपए हमने कमाया ना, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, सीधा सीधा 1 लाख रुपीज, हो गया हमारा काम, ठीक है। इसके बाद अगेन इसमें 3 सेगमेंट्स डिजाइन किए हुए हैं, तो हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास के अंदर सारे सेगमेंट में आपको सिखाऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट करने हैं। जैसे ही आप इसके अंदर 4 आइटम एडजस्ट करने पड़ते हैं अभी बीच में, वो क्या होते हैं वो सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेट प्रॉफिट निकालना होगा आपको, नेट प्रॉफिट निकलेगा आपका किसके बाद, किससे पहले, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यहां से हम कुछ आइटम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद उसमें आपके बाद आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो ये 3 सेगमेंट हैं हमारे पास, ये तीनों आपको आप करते रहोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं केवल करंट एसेट्स
और करंट लायबिलिटीज के बीच में, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा आपका। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, आपने अपने बिजनेस करके कितना कैश जनरेट किया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, आपने बिजनेस किया और वहां से कितने रुपए का कैश आपने जनरेट कर लिया, तो ये देखने को मिलता है। एट लास्ट यू जस्ट नीड टू सबट्रैक्ट द टैक्स पेड फ्रॉम द आइटम एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कैश, एग्जैक्टली कितना कमाया आपने, कैश फ्लो या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट है। अभी कैसे कैसे करना है पूरा सेगमेंट, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। बुक में भी आपको अलग तरीके से दिया हुआ है। तो ये वाला जो पार्ट है ये एक हो गया फर्स्ट पार्ट, ये आपका कौन सा हो गया बेटा, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका पूरा पूरा फ्रंट, यहां से खत्म होगा, यहां से लेके पूरा यहां तक ये हो गया आपका सेकंड वाला पार्ट। फिर कंप्लीट यहां से लेके बिल्कुल एंड तक अगर आप जाओगे तो ये आपके पास निकलता है थर्ड वाला पार्ट। तो ये थर्ड वाला पार्ट आपको पूरा कंप्लीट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा सेगमेंट। केवल ब्रीफ दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से अच्छे से सीखने वाले हैं। ओके, ठीक है, अब चलते हैं बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब हम देखते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आने वाला है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दो ही चीजें निकल के आती हैं कि भाई बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट किया। अब देखो बिजनेस में जब पैसा इन्वेस्ट करते हो इसका मतलब क्या है, सिंपल, हम फिक्स एसेट्स को बढ़ाना, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है ना। आप अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कब करोगे, है ना, आपके पास एक बिल्डिंग पे आप क्या कर रहे हो, एक बिल्डिंग है आपके पास, उसमें बिजनेस कर रहे हो, आपके पास पैसा एक्स्ट्रा आया, आपको लगा बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, आपने क्या किया, साइड वाली बिल्डिंग को भी परचेज कर लिया। तो आपने जब पैसा इन्वेस्ट किया उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, बिकॉज इससे बिजनेस ग्रो करेगा आपका, है ना। तो बिजनेस अगर ग्रो कर रहा है तो वो फिक्स एसेट्स को परचेज करने की वजह से कर रहा है, तो वो फिक्स एसेट्स से कनेक्टेड जितनी भी आइटम है वो सब इसी एक्टिविटी का पार्ट बनती हैं। नाउ सर दूसरा आइटम, एक आइटम और होती है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी भी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट है आपके पास, जिसको क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो, वो पार्ट भी इसी का ही है। आपने लंबे टाइम के लिए बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट किया और किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया वो पैसा फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी इसी का पार्ट बन जाता है। अब इसमें आएगा क्या, देखो अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट में आपने फिक्स एसेट्स में क्या किया, या तो आप परचेज करोगे, अगर आपने परचेज किया, या तो आप किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल करते हो, है ना। तो परचेज करोगे तो क्या होगा, कैश पे क्या फर्क पड़ेगा, माइनस होगा। अगर आपने परचेज किया तो क्या होगा, सेल किया तो इसका मतलब क्या हुआ, पैसा आएगा आपका, फिक्स एसेट्स को सेल करने से पैसा मिलता है मेरा, तो वो हम प्लस कर देंगे। सेम इन्वेस्टमेंट के अंदर होगा हमारा, इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, अगर आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली तो क्या होगा, अगेन माइनस करेंगे, और अगर आपने उसी इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा सर, वो बेटा उस टाइम पे आप उसे प्लस कर देना, सिंपल, बिकॉज पैसे के ऊपर ही घूमती रहती हैं सारी चीजें सीएफएस के अंदर, है ना। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड एक आइटम और देखने को मिलेगी, किसी भी तरीके की इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, है ना, किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है उसकी इनकम अगर आपको रिसीव होती है, ये वाली इनकम। अब इनकम जो रिसीव होती है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, है ना, या तो आपको क्या मिलेगा बेटा, या तो आपको मिलेगा डिविडेंड। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है अगर आपको, तो वो भी आपका इसी का पार्ट बन जाता है। इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चार चीजें आपको, 4 से 5 चीजें मिलती हैं। पहला परचेज, दूसरा सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, मतलब ये फिक्स एसेट से ही कनेक्टेड है, परचेज हो चाहे सेल हो वो इसी का पार्ट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपका तीसरा पार्ट ये निकल के आता है, और चौथा पार्ट क्या है आपका, अगेन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का सेल या परचेज वो भी इसी का पार्ट है, प्लस इनकम अगर रिसीव हुई है इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो भी इसी का पार्ट बन जाता है। एक और चीज आती है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगती है बच्चों को, देखो एक होती है गुडविल। तो गुडविल हमेशा दो तरीके से देखी जाती है। तो गुडविल को देखा जाए तो बेटा फिक्स एसेट्स ही होता है मेरा ये, है ना। गुडविल क्या है, फिक्स एसेट्स, कौन सा, इनटेंजिबल एसेट्स का पार्ट बन जाता है गुडविल। तो कहने को तो माना जाए सर गुडविल अगर या तो परचेज होगी या तो सेल होगी, तो परचेज होगी तो हम माइनस कर देंगे, सेल होगी तो हम इसी एक्टिविटी के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। नहीं, गुडविल के साथ ऐसा नहीं होता। गुडविल अगर आपकी प्लस हो रही है ना, मतलब बढ़ रही है गुडविल, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है परचेज करना, एंड परचेज करने से कैश नेगेटिव होता है ना। तो गुडविल अगर इंक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या है, आपने परचेज किया, तो इन दैट केसेस आप क्या करोगे, परचेज ऑफ गुडविल को माइनस करोगे इस एक्टिविटी में, ठीक है। तो कहां डालोगे इसे,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप इसे माइनस करवा देना, सिंपल। बट अगर मेरी इन डिक्रीज कर रही है, गुडविल की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है, ओपनिंग में कितना था मेरा, लेट सपोज भाई, कैसे पता लगेगा सर ये, बट आपको सिंपल बैलेंस शीट में ऐसे डाटा दिया होगा ओपनिंग और क्लोजिंग का, और साफ साफ लिखा होगा गुडविल, नोट्स अकाउंट्स में हो सकता है। अब गुडविल पहले थी मेरी 1 लाख रुपए की, ये है ओपनिंग, ये है मेरा क्लोजिंग। अब ओपनिंग अगर मेरे पास 1 लाख का था और क्लोजिंग के टाइम पे अगर बोला गया क्वेश्चन में 80,000 रह गई, इसका मतलब क्या है, 20,000 रुपए डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज करने का मतलब ये नहीं होता कि सेल कर दिया मैंने, बिकॉज गुडविल जब तक बिजनेस रन कर रहा है तब तक आप सेल नहीं कर सकते। गुडविल सेल करने का मतलब क्या, आपने बिजनेस ही सेल कर दिया, तो बिजनेस सेल कर दिया तो कैश फ्लो बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है ना। तो इन दैट केसेस, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहां गुडविल आपकी डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज के सिचुएशन में आप उसे क्या मानोगे, सर उसे हम मानेंगे रिटर्न ऑफ। तो गुडविल राइट ऑफ हुई है आपकी, एंड गुडविल अगर राइट ऑफ हुई है तो वो ऑपरेटिंग का पार्ट बनता है जहां आप उसे प्लस करते हो। अब ये प्लस क्यों होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको इस पूरे चार्ट को ब्रीफ करवाऊंगा तब समझाऊंगा गुडविल आपकी यहां रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, और वो प्लस ही क्यों करते हैं, हम वो सारी बातें भी करेंगे कि कोई भी आइटम अगर प्लस हो रही है तो प्लस क्यों हो रही है, माइनस हो रही है तो माइनस ही क्यों हो रही है, बिकॉज ये सारी चीज़ें ना मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन में क्रिएट करती हैं। और टीचर्स जो अदर टीचर्स जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा सा कम है, या फिर उनको उनको नहीं पता बेसिकली इसके पीछे रीजंस क्या हैं, तो हम पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर उनको बोल दिया जाता है, बेटा ये पूरा फॉर्मेट है, याद कर लो। कोई भी आइटम गुडविल यहाँ आती है, डेप्रिसिएशन यहाँ आता है, इंटरेस्ट यहाँ आता है, कैश करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी यहाँ पे आते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रांसफर यहाँ आता है, प्लस कर देना। अबे प्लस क्यों कर देना भाई, प्लस करने का रीजन क्या है, हम उन सभी रीजंस के पीछे भी बात करेंगे, ठीक है। वो हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर होने वाला है, बिकॉज आज की क्लास केवल बेसिक्स की होने वाली है। तो बेसिक्स में हम लोगों ने ये सीख लिया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आता है बेटा। सबसे पहला, फिक्स एसेट्स का आइटम कनेक्टेड जो भी आइटम होगा, इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड जो भी आइटम होगा, इसके ऊपर आइटम क्या क्या हो सकता है, फिक्स एसेट्स पे परचेज या सेल, इन्वेस्टमेंट के ऊपर परचेज सेल प्लस इनकम भी आ जाती है हमारी। ओके, तो ये हमारा हो गया किसका पार्ट बेटा, फाइनेंसिंग का, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट हो चुका है हमारा। अब हम चलेंगे सीधा फाइनेंसिंग के पार्ट के ऊपर। तो इसके सारे स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हो, या फिर आपको मैं नोट्स में आपको बता ही दिया कि सारी चीजें आपको नोट्स में ऑलरेडी मिल जाएंगी कि किस किस आइटम के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू अ टेलीग्राम चैनल, है ना, आप वहां पे जाओगे, आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, प्रॉपर्ली फाइल मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम सीधा फाइनेंसिंग के ऊपर। तो बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर हम देखें तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में किस किस तरीके के डाटा देखने को मिलेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कर्ज, कर्जा, और उस कर्जे पर होने वाला खर्चा। सिंपल देखो, फाइनेंस का मतलब होता है कि आपने भाई अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्या चाहिए, आपको एक फाइनेंसर चाहिए। मैं कहता ना, जैसे मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेना है तो मुझे कोई ना कोई प्रोजेक्ट ले, मेरे पास आइडिया तो अवेलेबल है, लेकिन उस आइडिया पर पैसे कौन लगाएगा, तो जो पैसा लगाएगा उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसर। और इस पूरी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि भाई आप किसी का सपोर्ट ले रहे हो, सपोर्ट क्या फ्री में तो मिलेगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना बदले में। अब कर्जा लेते टाइम आपको दो तरीके से आपको पैसा मिल जाता है। आप सब लोगों ने शार्क टैंक जरूर देखा होगा। तो शार्क टैंक में बेसिकली क्या होता है, सामने वाली बंदी पार्टीज आती हैं, अपना प्रपोजल रखती हैं, और बाद में वो करते क्या है, वो आई किस लिए हैं, वो आएंगे पैसा रेस करने के लिए। कोई बंदा 1 करोड़ मांग रहा है, कोई 2 करोड़ मांग रहा है, कोई 10 करोड़ मांग रहा है, कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, सब पैसा ही मांग रहे हैं ना इन शॉर्ट। इसका मतलब क्या है, वो चाहते हैं कि सामने वाली जो पार्टीज बैठी हुई हैं, जिनको शार्क्स बोला जाता है, वो आपके बिजनेस को फाइनेंस करें, आपको पैसा दें। अब उसके बदले में वो लोग क्या ऑफर करते हैं, वो कहते हैं सर हम आपको अपने बिजनेस की इक्विटी दे देंगे, या फिर डेट दे देंगे, या फिर आप लोन दे दो हमें, है ना। वो पैसा मांग रहे हैं। अब सामने वाले बंदे को कन्विंस करो ना आप कि आप कितना ज्यादा अच्छा प्रपोजल है आपका, क्या बिजनेस है आपका, उस बिजनेस के बारे में समझाओ सामने वाले को। अगर समझ में आता है तो वो आपको पैसा लगा के दे देगा। तो अगर आपको पैसा मिल गया, तो पैसा मिलने के कितने तरीके होते हैं बेटा, 2 तरीके होते हैं आपको पैसा मिलने के। पहला होता है शेयर्स, आपने शेयर्स के फॉर्म में पैसा ले लिया, या फिर आपने क्या किया बेटा, आपने डेट के फॉर्म में पैसा ले लिया। तो 2 तरीकों से आप पैसा जनरेट कर सकते हो। अब शेयर्स के अंदर भी 2 चीजें निकल के आती हैं, इक्विटी शेयर्स को बेचा, इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को बेचकर आप पैसा जनरेट वहां से कर सकते हो। तो ये दोनों सिचुएशंस का जो कनेक्शन देखने को मिलेगा, इनसे कनेक्टेड जितनी भी ट्रांजेक्शन देखने को मिलेंगे, वो कहां आती है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बिकॉज आप बिजनेस में इक्विटी बेच रहे हो, प्रेफरेंस शेयर्स बेच रहे हो, पैसा लेने के लिए ना, पैसा मिल गया तो आपका इसी में आएगा। दूसरा डेट। अब डेट के अंदर मेरे पास 2 तरीके से चीजें निकल के आती हैं। डेट में आता है हमारे पास क्या, एक आता है डिबेंचर्स, और क्या आता है हमारे पास,
डिबेंचर आ गया, और लोन फ्रॉम बैंक। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर भी सिंपल है, एक तरीके का पब्लिक से लोन, पब्लिक लोन। आप पब्लिक में गए, आपने डिबेंचर्स को रेज किया, डिबेंचर्स को रेज किया तो क्या मिला? पैसा मिला, वहां से ही पैसा मिलता है। लाइक बैंक के पास गए तो बैंक से ही पैसा मिल जाएगा आपको। और क्या आता है सर? और आता है बेटा शॉर्ट टर्म लोन। अब शॉर्ट टर्म लोन में क्या आता है हमारे पास? सिंपल आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो जितनी भी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से पैसा आपने जनरेट किया वो सब किसका पार्ट है? हमारा इसी का पार्ट है। तो ये हो गया पैसा जनरेट करने के लिए। अब इनमें पैसा आएगा तो क्या क्या कनेक्शंस हो सकते हैं? देखो, शेयर्स के फॉर्म में आपका इक्विटी शेयर अगर होगा तो सिंपल एक ही सिचुएशन बनती है, दैट इज ओनली इशू। इक्विटी में केवल इशू बनता है आपका, रिडम्पशन नहीं बनेगा। प्रेफरेंस के अंदर हो सकता है आपको इशू भी देखने को मिले और रिडम्पशन भी देखने को मिले। तो ये दोनों सिचुएशन पॉसिबल है प्रेफरेंस शेयर्स के साथ। अब करोगे क्या बेटा? आपको मैंने क्या बताया था, केवल और केवल फोकस करना है कैश के ऊपर, है ना। तो इशू अगर आप करते हो तो उस केस में क्या होता है? पैसा आ रहा है, प्लस करोगे आप। और अगर इसकी बात करें, हम लोग रिडम्पशन की बात करें, तो रिडम्पशन में क्या होता है? पैसा जा रहा है तो वहां पे हम क्या करते हैं? उस केस में माइनस करते हैं। तो ये ध्यान रखना, हमेशा आपको हमेशा इस बात पे फोकस रखना है, पैसा आया या गया। केवल और केवल सिनेरियो क्या रहेगा? थॉट प्रोसेस क्या रहेगा? कैश। कैश आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस। इस सिचुएशन में जब आप इशू करते हो तो पैसा मिलता है आपको, है ना। तो ये पैसा मेरे को मिल गया, तो इशू किया मैंने तो पैसा मिल गया। सेम डिबेंचर्स के साथ क्या क्या हो सकता है? सर डिबेंचर में भी हम इशू कर सकते हैं और रिडम्पशन भी कर सकते हैं। ये हम जब चैप्टर करें तब भी मैंने आपको समझाया था, है ना, विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन वगैरह। तो इशू करोगे अगेन पैसा आएगा, रिडम्पशन करोगे तो अगेन पैसा जाएगा, तो हम माइनस कर देंगे। लोन के सिनेरियो में क्या क्या हो सकता है? सर लोन के सिनेरियो में हो सकता है लोन टेकन। आप बैंक से लोन लोगे तो क्या लिखोगे आप वहां पे? लोन टेकन। और रीपेमेंट हो सकती है, आप कर्जा पे भी तो करोगे ना। तो अगर आपका बैंक लोन नेगेटिव आ रहा है, कम हो रहा है, जैसे आपका ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में दोनों निकाल के देगा, तो ओपनिंग हो गया, एक तरफ क्लोजिंग हो गया, है ना। इस तरफ क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ लोन। अब लोन कितना था? 10 लाख का लोन था, यहां रह गया 8 लाख का। तो 2 लाख का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ओपनिंग में 10 लाख का था, क्लोजिंग में कितना हो गया? 8 लाख का हो गया। तो ये क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन। तो जब आप लोन को रीपे कर देते हो तो वो नेगेटिव पार्ट बनता है आपका। कैश आपने, इसका मतलब क्या है? पैसा चुका दिया, तो ये क्या हो गया? ये माइनस हो जाएगा। और ये क्या होगा? लोन टेकन। आपने बैंक से लोन और ले लिया। लोन लोगे तो पैसा मिलेगा ना, तो पैसा मिल जाता है हमारे को। तो पैसा मिला तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, सिंपल। सेम इसी तरीके से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर भी सेम चीज होती है। अगर ये इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करेगी। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ती कब है? जब हम पैसा ले लेते हैं। और डिक्रीज कब करेगा बैंक लोन? जब आप उसको पे कर दोगे। तो डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। तो ये आपका क्या करेगा? इसके अकॉर्डिंगली भी आपको ऐसे पास करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। और क्या आता है? और इन पर होने वाला खर्चा, मतलब सर्विस कॉस्ट। तो सर्विस कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? सर्विस कॉस्ट बेटा देखो, शेयर की सर्विस कॉस्ट और डिबेंचर की सर्विस कॉस्ट, ये दो ही तरीके की सर्विस कॉस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो शेयर्स के ऊपर और डिबेंचर्स के ऊपर, डिबेंचर्स में ना लोन भी आया तुम्हारे पास, डिबेंचर्स में लोन भी आपके पास निकल के आया था, डिबेंचर साथ ही। तो क्योंकि इन दोनों की सर्विस कॉस्ट सेम होती है, तो शेयर्स की सर्विस कॉस्ट क्या होती है? सर शेयर की सर्विस कॉस्ट होती है बेटा डिविडेंड। और इसकी सर्विस कॉस्ट क्या होती है बेटा? इसकी सर्विस कॉस्ट होती है इंटरेस्ट। तो जो भी आप पे करोगे ना इन दोनों के ऊपर, वो सब इसी का पार्ट बन जाता है ना। तो सब किसका पार्ट है? वो इसी पर्टिकुलर सिनेरियो का पार्ट है सर्विस कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम ऑन इशू या फिर रिडम्पशन। अगर इशू करते टाइम कोई प्रीमियम है क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी इसी का पार्ट है। इशू करते टाइम कोई प्रीमियम है, इसका मतलब पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, तो वो आप प्लस कर देना। रिडम्पशन के टाइम पे अगर आपको प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है, तो वो क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, बिकॉज ये वाला सिनेरियो आपको बुक में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। बट क्वेश्चंस में है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम वाला पार्ट और रिडम्पशन वाला पार्ट भी अवेलेबल है। रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, मतलब आप जब रिडम्पशन करोगे तो पैसा वापस करना पड़ेगा। हाँ, उस केस में एक चीज ध्यान रखनी है कि रिडम्पशन करते टाइम अगर प्रीमियम देना पड़ रहा है, और क्वेश्चन में पहली प्रेफरेंस होती है हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आपने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा इस्तेमाल किया प्रीमियम पे करने के लिए ऑन द रिडम्पशन, तब आपका वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। बट अगर आपने उसे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से एडजस्ट किया, तभी वो इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर?
तो ये हमारा पार्ट किसका हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इतनी ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिटेल में सीखेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।